नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। विज्ञान में सिलेबस के अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिक हैं। तो यहाँ पर हम इस पूरे वीडियो में ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे हम पूरी तरह से यहाँ पे देखेंगे और ये पूरा आपका टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा अंत तक, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें और साथ में चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण कैसे आरंभ हुआ। प्रारंभ में ये माना जाता था कि अकार्बनिक यौगिक ही प्राप्त हो सकते हैं, जो नेचुरली प्राप्त हो सकते हैं, या फिर जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ओहलर नामक एक रसायनज्ञ ने 1828 में, जर्मनी के रसायनज्ञ थे ये, इन्होंने अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक पदार्थ था उसको गर्म करके यूरिया कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो है कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में संश्लेषण करके बनाया गया था। उसके बाद 1845 में कोल्बे नामक रसायनज्ञ ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया, उसको बनाया। और 1856 में बर्थेलोट ने मेथेन का संश्लेषण किया। तो अब यह संश्लेषण से इस चीज़ की पुष्टि हो गई थी कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वे भी अकार्बनिक पदार्थ की तरह ही हैं, इनको भी हम जो है बना सकते हैं प्रयोगशाला में। कार्बनिक जो यौगिक होते हैं इनमें सहसंयोजक कोवैलेंट बंध पाया जाता है और इन्हीं सहसंयोजक बंध के आधार पर कार्बनिक पदार्थों को संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बांटा गया है। संतृप्त मतलब होता है जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल एकल बंध आपको दिखाई दे, और असंतृप्त में जहाँ पे दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आपको दिख जाए, एक भी दिख जाएगा तो भी वो असंतृप्त है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। कार्बनिक यौगिक यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है, और अकार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति नहीं होगी। जितनी भी देखिए जीवधारी, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, जंतु हों, सभी में जो है कार्बन एक आवश्यक, एक अभिन्न तत्व पाया जाता है। बिना कार्बन के अस्तित्व ही नहीं है। तो कार्बनिक जो यौगिक होते हैं ये ज्वलनशील होते हैं, जैसे आप पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, ये सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। अकार्बनिक यौगिक ज्वलनशील नहीं होते हैं प्रायः। सेकेंड पॉइंट देखो आप, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। इस तरह से ये नहीं घुलते हैं, यानी आयनीकृत इस तरह से सिंपली नहीं होते हैं। तो जब आयनीकृत नहीं होंगे तो विद्युत के कुचालक होंगे। और अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं वे बड़े आसानी से जल में घोलने पर आयनीकृत हो जाते हैं, और इसी वजह से अकार्बनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें परमाणु और अणु भाग लेते हैं, इसलिए इनकी जो अभिक्रियाएं होती है कार्बनिक यौगिकों में धीमी और जटिल होती है। अकार्बनिक यौगिकों की जो अभिक्रियाएं होती हैं आयंस के उपस्थित होने के कारण, क्योंकि अकार्बनिक यौगिक जल में घुल करके तुरंत आयनीकृत हो जाते हैं, तो आयनिक होने के कारण तीव्र होती है और सरल होती है। कार्बनिक यौगिकों में विद्यमान जो तत्व होते हैं सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में विद्युत संयोजी बंध इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे बंधे रहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं सहसंयोजक बंध के कारण, जबकि अकार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं विद्युत संयोजक बंध की वजह से। कार्बनिक यौगिकों में समवायता आइसोमरिज्म एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एक ही अणुसूत्र आपको देखने पे लगेगा, लेकिन वो एक या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र हो सकते हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं, जो संकर लवण होते हैं उनको छोड़ करके। जो संकर लवण होते हैं, संकर साल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं अकार्बनिक कंपाउंड के, वे शो करते हैं आइसोमरिज्म, समवायता प्रदर्शित करते हैं। कार्बनिक यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में कुछ धात्विक लवणों को अगर छोड़ दिया जाए, जो धात्विक साल्ट होते हैं, तो ये प्रायः रंगहीन और गंधहीन होते हैं।
कार्बनिक यौगिक जो हैं जल में नहीं घुलते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक जैसे आपका अल्कोहल हो गया, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इसमें घुल जाते हैं। अकार्बनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं, जस्ट उल्टा कार्बनिक यौगिक का। इसके बाद है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। दो तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं। पहला तो खुली श्रृंखला वाले एलिफैटिक, दूसरा बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला मतलब इस तरह से और बंद श्रृंखला मतलब इस तरह से, ठीक है, इस तरह से चक्रीय इनको बोलते हैं। खुली श्रृंखला वाले को एलिफैटिक बोलते हैं। फिर जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय यानी समान और विषम चक्रीय, इन दोनों में अगर आप उदाहरण देखेंगे तो विषम चक्रीय में पिरिडीन, थोयोफिन, फ्यूरान, पाइरोल, ये सभी एग्जाम्पल हैं। जबकि अगर आप समचक्रीय में देखेंगे तो ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में देखिए बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन। एलिसाइक्लिक में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। तो ये आपको उदाहरण थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि निम्नलिखित में से एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक हैं या विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक हैं या एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक हैं या एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक हैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबल संभावना यहीं से बनेगी। कार्बनिक यौगिक दे देगा, उनके उपयोग दे देगा। जैसे पहला है आपका मीथेन। मीथेन का उपयोग सबसे पहले आप सभी जानते हैं, ईंधन के रूप में, गैसीय ईंधन के रूप में। इनसे हम और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ब्लैक कार्बन के निर्माण में। इसके अलावा जो स्याही है छापे खाने वाली, टायर हो गए, जूते की पॉलिश हो गए। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी मीथेन की सहायता ली जाती है। दूसरा आपका है ईथेन, C2H6। ईथेन ये भी गैसीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा इनसे हम एक पदार्थ और बनाते हैं, उसका नाम है हेक्साक्लोरोईथेन। हेक्साक्लोरोईथेन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको जो है हम लोग कृत्रिम कपूर भी कहते हैं। कृत्रिम कपूर, एक तो आपका जो प्राकृतिक कपूर होता है जो प्लांट से मिलता है, चीन में इसका उत्पादन बहुत होता है, भारत में इसका उत्पादन न के बराबर। एक हम कृत्रिम कपूर भी बनाते हैं, हेक्साक्लोरोईथेन उसका नाम है। ये आप नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कृत्रिम कपूर के नाम से जाना जाता है। ये कैसे प्राप्त होता है? इसका निर्माण ईथेन की सहायता से। अगला है आपका एथिलीन, C2H4। तो एथिलीन से तो पहले हम पॉलीथीन बनाते हैं जो प्लास्टिक आप सभी लोग जानते हैं। एथिलीन से मस्टर्ड गैस, कच्चे फलों को पकाने के लिए, फलों के संरक्षण में, यानी प्राकृतिक विधि है फलों को पकाने की। ऑक्सी एथिलीन नामक ज्वाला उत्पन्न करने में निश्चेतक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका एसिटिलीन, C2H2। इसका प्रयोग जो है, जो गैस वेल्डिंग होती है या गैस कटर जोड़ने के लिए। नियोप्रीन को कृत्रिम रबर कहा जाता है, या आइसोप्रीन से भी हम, आइसोप्रीन जो होता है प्राकृतिक रबर, नियोप्रीन कृत्रिम रबर, इसको आप याद रखिएगा, नियोप्रीन। ये पॉइंट बिल्कुल एग्जाम में पूछे गए हैं इसी तरह से क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में। नियोप्रीन का निर्माण हम एसिटिलीन की सहायता से। इसके अलावा एसिटिलीन का प्रयोग निश्चेतक के रूप में और प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। नियोप्रीन को कृत्रिम रबर और आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर, जो कच्चा रबर होता है जो पेड़ से प्राप्त होता है। अगला है आपका क्लोरोफॉर्म, CHCl3। सभी लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में शल्य क्रिया में। इसके अलावा विलायक के रूप में, यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको इसमें घोलने के लिए, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। इसके अलावा जीवाणुनाशी भी होते हैं ये, तो पदार्थों के संरक्षण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है मिथाइल क्लोराइड, जहरीली शराब। एक होता है इथाइल क्लोराइड, माफ़ी चाहूँगा, ये मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब, गलती से निकल गया मुँह से। मिथाइल क्लोराइड ये भी निश्चेतक के रूप में, रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतक के रूप में, अग्निशामक के रूप में, यानी अग्नि आग बुझाने वाली। मिथाइल अल्कोहल देख लीजिए, ये वाला हो गया।
कृत्रिम जो रंग बनाए जाते हैं इनकी हेल्प से। इसके अलावा परफ्यूम हो गया, नेल पॉलिश हो गया। गैसोलीन आप सभी लोग जानते होंगे, गैसोलीन में 20% मिथाइल अल्कोहल मिला करके ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो गैसोलीन के साथ कौन किसको मिलाया जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल को। अगला है इथाइल अल्कोहल, जो पेय शराब होते हैं, पेय अल्कोहली पदार्थ होते हैं, उनको बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, घावों को साफ करने में, पारदर्शक साबुन बनाने में। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। CHO आप सभी लोग जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र है HCHO। जीवाणुनाशी के रूप में इसका प्रयोग होता है। इनका जो है 40% जो जलीय घोल होता है, यानी जल के द्वारा 40% इनकी उपस्थिति शेष जल में इनको घोल दिया जाए फॉर्मेल्डिहाइड को, तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे कहा जाता है फॉर्मेलिन। और उसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में मृत जीवों के परिरक्षण प्रिजर्वेशन में। फोटोग्राफी के प्लेटों पर जिलेटिन फिल्म को स्थिर रखने में भी इनका प्रयोग होता है। अगला है आपका एस्टल्डिहाइड CH3CHO। इनसे जो है एक नींद की दवा बनाई जाती है पैराल्डिहाइड, इसको आप याद रखिएगा, पैराल्डिहाइड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से पूछा जा सकता है, पैराल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड से इसका निर्माण किया जाता है और इसका उपयोग जो है नींदकारी दवा के रूप में। इसके अलावा एस्टल्डिहाइड का प्रयोग प्लास्टिक बनाने में, एस्टिक अम्ल के निर्माण में। अगला है फार्मिक अम्ल HCOOH। फार्मिक अम्ल का जो प्रयोग होता है गठिया रोग के उपचार में, रोगाणुनाशी के रूप में, फलों को सुरक्षित रखने के लिए, रबर उद्योग में रबर का स्कंदन करने में, यानी रबर के बनाने में। अगला है एसीटोन CH3COCH3। कीटोनिक समूह आप सभी लोग जानते होंगे, कीटोनिक समूह, ठीक है। एक आपका ईथर होता है ऐसे, ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ये आपका ऑल हो गया इथेनॉल वाला। इसके अलावा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक अम्ल, IUPAC नाम जब करेंगे तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए पहले से। एसीटोन का उपयोग क्या होता है, कृत्रिम रेशम बनाने में। इसके अलावा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म और कुछ औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे सल्फोनल वार्निश के निर्माण में भी इनका प्रयोग होता है। कृत्रिम रेशा याद रखिएगा, कृत्रिम रेशा, ठीक है। एक तो प्राकृतिक रेशा होते हैं, दूसरे कृत्रिम रेशा होते हैं। अगला है एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो सबसे पहला इनका जो प्रयोग है सिरका बनाने में, 5 से 7% या 4 से 7% तक जो एसिटिक अम्ल का विलयन होता है सिरका के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, औषधि और रंग बनाने में इनका प्रयोग होता है। अगला है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल C2H2OH। इनका जो प्रयोग होता है कपड़ों की रंगाई करने में, विरंजन में मतलब रंग उड़ाने में, इसके अलावा रोशनाई, कोलतार आदि के रंग बनाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। बेंजीन C6H6, बीच में सर्कल कर दीजिए या फिर ऐसे भी कर दीजिए, दोनों तरह से बन जाता है। इसका जो संरचना सूत्र है, तो बेंजीन जो है ऊनी कपड़ों की धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग, जो ऊन की, तेल और वसा के विलायक के रूप में, औषधि और विस्फोटक पदार्थ बनाने में। अगला देख लीजिए नाइट्रोबेंजीन, NO2 लगा देंगे बेंजीन में, एक ही हटा करके। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे एनिलीन हो गया आपका, फिनॉल हो गया, OH लगा देंगे तो फिनॉल बन जाएगा, NH2 लगा देंगे तो एनिलीन बन जाएगा, Cl लगा देंगे तो क्लोरोबेंजीन, COOH लगा देंगे तो बेंजोइक एसिड। इसके अलावा CH3 लगा देंगे, एक H को हटा करके तो टालुइन, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे बन जाते हैं बेंजीन से कंपाउंड। तो नाइट्रोबेंजीन का जो यूज होता है जूतों की पॉलिश, रंग रंजक, साबुन पॉलिश, उनमें जो सुगंधी होती है उसके बनाने में ये नाइट्रोबेंजीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ईथर, इस तरह से C2H5 इधर लगा हुआ है, इधर लगा है C2H5, बीच में O है, इसको बोलते हैं इस तरह करके। ये है आपका ईथर समूह। तो ईथर का सबसे जो ज़्यादा यूज होता है निश्चेतक के रूप में, विलायक के रूप में, अल्कोहल के निर्माण में। नेक्स्ट है आपका ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है कॉस्मेटिक सामान बनाने में, ठंडे मलहम,
इसके अलावा जो स्टैम्प होते हैं उनमें स्याही और जूतों की जो पॉलिश की स्याही, इसके अलावा इसी ग्लिसरीन से TNG, माफ़ी चाहूँगा, नाइट्रोग्लिसरीन भी बनाते हैं जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। अगला है आपका एनिलीन। जब यहाँ पे लग जाता है NH2, C6H5NH2। एनिलीन का जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है रबर बनाने में, कृत्रिम रबर बनाने में, ठीक है। नियोप्रीन आपका है कृत्रिम रबर, औषधि विलायक के रूप में इनका भी प्रयोग होता है। फिर आपका है फिनॉल, C6H5OH, यहाँ पे लग जाएगा OH, तो फिनॉल। फिनाल जो है जीवाणुनाशी के रूप में, फिनाल की गोली आप सभी लोग देखे होंगे, फिनाइल या फिनॉल, ठीक है, वही चीज़ है लगभग। कार्बोलिक साबुन के निर्माण में। बेकेलाइट जो कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी पुनर्चक्रण जिनका नहीं हो पाता, एक तो पुनर्चक्रण हो जाता है जिनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी फिनाल का यूज होता है। फिर आपका है ग्लूकोज, सभी को पता है शक्तिवर्धक पेय बना करके पीने से तुरंत एनर्जी। अल्कोहल के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। मुरब्बा हो गया, फल हो गया, इनके रस को सुरक्षित रखने में। कैल्शियम ग्लूकोनेट एक नामक दवा है, उसके बनाने में भी इनका प्रयोग होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है, एक दवा है, इसका निर्माण जो है ग्लूकोज की सहायता से करते हैं। बेंजोइक अम्ल COOH लग जाएगा, फलों के रस के संरक्षण में, अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाने में। फिर आपका है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बेसिकली DDT हो गया। इसके अलावा एनिलीन फिनॉल बनाने में। एनिलीन अभी हमने देखा C6H5NH2 जो कि रबर बनाने के लिए यूज करते हैं एनिलीन। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इस बार जो PET एग्जाम हुआ है 24 अगस्त को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर सभी को पता है, रोगाणुनाशी के रूप में, जल को शुद्ध करने के लिए और रंग उड़ाने में विरंजक के रूप में। यूरिया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ जो कि संश्लेषण किया गया था प्रयोगशाला में ओहलर के द्वारा। उसके बाद फिर कोल्बे ने बनाया था क्या, एस्टिक अम्ल, और बर्थेलोट ने मीथेन। तो यूरिया का प्रयोग सबसे ज़्यादा उर्वरक के रूप में होता है। इसके अलावा फार्मेल्डिहाइड और एक यूरिया प्लास्टिक भी होता है, उसके निर्माण में। नाइट्रोसेलुलोज बना सकते हैं यूरिया से जो कि विस्फोटक पदार्थ है। अगला है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो ये कीटाणुनाशक के रूप में और आग बुझाने के लिए अग्निशामक के रूप में। फिर आपका है टालुइन, यानी यहाँ पे हमने लगा दिया एक एच हटा करके CH3, ये बन गया आपका टालुइन C6H5CH3, तो ये भी विलायक के रूप में। इसके अलावा औषधि निर्माण में। इसके अलावा TNT एक विस्फोटक पदार्थ है, उसके निर्माण में टालुइन का प्रयोग होता है, और रंग उद्योग में। फिर अगला है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO फिर CH3। तो सेलुलोज से कृत्रिम रेशा के निर्माण में। सेलुलोज से दो तरह की कृत्रिम रेशा का निर्माण करते हैं, रेयान और रैक्सीन, ठीक है, रेयान और रैक्सीन। तो सेलुलोज से कृत्रिम रेशा के निर्माण में एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्पिरिन नामक एक दवा है, उसका भी निर्माण इसकी सहायता से किया जाता है। इसके अलावा रंग उद्योग में भी इनका प्रयोग होता है। अगला है आपका एस्टामाइड CH3CONH2, ये जो NH2 होता है इसको एमाइड समूह बोलते हैं। CH3CONH2 एस्टामाइड, चमड़े के उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, कागज़ को मुलायम करने में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए आगे आपका नियोप्रीन। सभी लोग बताइए नियोप्रीन क्या है, मैंने लगभग 2-3 बार आपको रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो ऊष्मारोधी जो पदार्थ हैं उनके निर्माण में, तेल परिवहन हेतु बड़े हौज पाइप के निर्माण में, कोयले की खानों में प्रयुक्त होने वाले संवाहक पट्टियों में, कृत्रिम रबड़ मतलब ऐसा रबड़ जो कि ताप सह होता है, मजबूत होता है। अगला आपका है रेयान, अभी हमने बताया आपको रेयान और रेक्सीन, ये जो है सेलुलोज से कृत्रिम रबर बनाए जाते हैं एस्टिक एनहाइड्राइड की सहायता से। रेयान जो होता है ये वस्त्र हो गया, कालीन हो गया, टायर हो गया, शल्य चिकित्सा में भी इनका प्रयोग होता है पट्टियों के निर्माण में। रेक्सीन ये जो है कृत्रिम चमड़ा इनको बोलते हैं, माफ़ी चाहूँगा कुछ गलत हो गया लग रहा है,
कृत्रिम रबड़, हाँ ठीक है, सही है। ये दोनों जो है सेलुलोज से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रबड़। इसको हम लोग कृत्रिम चमड़ा भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। रेक्जीन को कृत्रिम चमड़ा भी कहा जाता है। इससे जूता हो गया, बैग, अटैची, चप्पल जो कि चमड़े का बनता है, तो रेक्जीन एक कृत्रिम चमड़ा है। फिर आपका आ गया सिंथेटिक रबर, संश्लिष्ट रबर। तो इनसे जो है कई प्रकार के रसायन के निर्माण में, जो घर में प्रयोग होने वाले बर्तन है, टैंक है, उनकी लाइनिंग करने में, विलायकों के भंडारण हेतु। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर एक एस्टर समूह का एक बहुलक है, जो साड़ी हो गया, कपड़ा, ये सब बनाने में। और इनके अलावा जो है वस्त्र उद्योग हो गया। इनके अलावा जो है जो अग्निशामक में जो प्रयुक्त हौज पाइप होती है, उनको बनाने में भी इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका एक, यहाँ पे छूट गया एक और, यहाँ पे देख लीजिए कार्बन फाइबर। एक कार्बन फाइबर भी होता है जो कि अंतरिक्ष यान में इनका प्रयोग किया जाता है खेल कूद की सामग्री निर्माण करने में। अब अगला देख लीजिए पॉलीथीन, जिनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, खिलौना, बोतल, पार्टी, पैकिंग के लिए जो पन्नी होती है, पाइप हो गया। फिर नेक्स्ट आपका है प्रोपीन। प्रोपीन से जो है कारपेट, रस्सी, जो जाल होते हैं मछली पकड़ने वाला, ये सब बनाए जाते हैं प्रोपीन से। और क्लोरोप्रोपीन से जो विद्युत रोधी तार होते हैं, मोटर, इंजन आदि जगह इनका यूज होता है। इसके बाद देखिए फ्लिंट क्लाच, फ्लिंट कांच जो है, इनसे हम लोग दूरदर्शी लेंस हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, प्रिज्म हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है। तो फ्लिंट कांच में लेड का प्रयोग किया जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट। तो फ्लिंट कांच का यहाँ पे क्या उपयोग है, ये मैं आपको बता रहा था। ये कैसे बनता है हमने आपको ये भी बता दिया। और फिर है आपका कार्बनिक पदार्थ और उनके उपयोग में लास्ट आपका है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG। इनको हम नोबल तेल भी बोलते हैं, नोबल ऑयल भी कहा जाता है। और मुझे नहीं लग रहा कि इसके बारे में बताने की आवश्यकता है किसी को। डायनामाइट, ठीक है, नोबल पुरस्कार, सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं अच्छे से। अब चलिए इसके बाद हम लोग कुछ अकार्बनिक और कार्बनिक सब मिला करके इसमें है, उनको देखेंगे और उनके उपयोग क्या है ये देखेंगे। जैसे सबसे पहला आपका है सोडियम। तो सोडियम जो है बेसिकली, इसको पहली चीज़ तो न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में, सोडियम लैंप बनाने में, कृत्रिम जब रबर करते हैं, जब उसका पॉलीमराइजेशन होता है तो वहाँ पर ये उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में उपयोग होता है। अवकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी बहुत सारी यूज है। पॉलीमराइजेशन में भी इनका भी यूज होता है। पेट्रोलियम का जो शोधन होता है वहाँ पर साबुन, कागज़, रंग आदि बनाने में प्रतिकारक के रूप में। फिर देखिए आप सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा, डिटर्जेंट निर्माण में इनका प्रयोग होता है। जल की कठोरता दूर करने में, फोटोग्राफी में। ये आपका खाने वाला सोडा है। बेकरी उद्योग में। एंटासिड यानी पेट की जो अम्लता दूर करने में, और अग्निशामक यंत्र के रूप में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, फोटोग्राफी में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में, एंटी क्लोर के रूप में, प्रतिकारक के रूप में। इसके अलावा कुछ धातु जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, इनके निष्कर्षण में इनका उपयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। अगला है सोडियम क्लोराइड, सभी जानते हैं, जो खाने वाला सॉल्ट नमक है उसको बनाने में। इसके अलावा हाइड्रोक्लोराइड, HCl के निर्माण में इनका उपयोग होता है। फिर आपका है कैल्शियम, धातुओं के निष्कर्षण में। इसके अलावा अल्कोहल से जल को हटाने में, अवकारक के रूप में। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। ये आपका है जिप्सम, 2H2O लग जाएगा तो जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं। और ये आपका है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर बनाने में जो टूटी फूटी हड्डियाँ होती हैं, खिलौना, मूर्ति, दीवारों पर जो प्लास्टर, वहाँ पर भी इनका यूज होता है। बहुत आसान है ये। और जिप्सम से जो है हम लोग POP बनाते हैं। इसके अलावा जिप्सम से इनका उपयोग सीमेंट उद्योग में, चाक बनाने में, अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है उसको बनाने में। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में, दंत मंजन पाउडर बनाने में, दीवारों पर सफ़ेदी करने में, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, तो शुष्क कारक के रूप में इनका प्रयोग होता है।
कास्टिक सोडा यानी सोडा लाइम, NaOH, सीसा, ब्लीचिंग पाउडर आदि के बनाने में भी इनका प्रयोग होता है। एक देखिए दूधिया जो प्रकाश होता है, लाइम प्रकाश, उनको उत्पन्न करने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तो एक तो इससे जो है C2H2 एसिटिलीन गैस बनाते हैं जल की अपक्रिया के द्वारा। दूसरा इसका उपयोग होता है वेल्डिंग में, रोशनी करने में, लाइटनिंग करने में। फिर आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल का एक आवश्यक तत्व होता है और हृदय के लिए पोटेशियम नामक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। यकृत के लिए आप लोग बताएंगे। मैग्नीशियम जो है इसका उपयोग फोटोग्राफी, आतिशबाजी वाले में, धातु मिश्रण बनाने में, ग्रिगनार्ड जो एक अभिकर्मक है, प्रतिकारक है, उसके निर्माण में। फिर देखिए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया, औषधि निर्माण में, बॉयलर व भट्टियों में अस्तर के रूप में, रबर पूरक के रूप में। फिर आपका है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। तो इनका भी उपयोग दंत मंजन के निर्माण में, फेशियल पाउडर हो गया, जिप्सम साल्ट हो गया, कुछ दवाएं हो गए उनके निर्माण में। फिर आपका है MgSO4.7H2 मैग्नीशियम सल्फेट। इनका जो उपयोग होता है, एक तो मैग सल्फ, एक नामक जो मेडिसिन बनाते हैं इनसे, ये मैग सल्फ, मैग है ये सल्फ। इसके अलावा इनका उपयोग क्या होता है, साबुन, पेंट उद्योग में। कॉपर सल्फेट साबुन देखिए बेसिकली क्या होते हैं, उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण जैसे पॉमेटिक अम्ल से, इसके अलावा हम लोग स्टीयरिक अम्ल से और ओलेइक अम्ल से बनाते हैं हम लोग वहाँ पे। और डिटर्जेंट क्या होते हैं, सल्फोनेट अम्लों के जो है सोडियम और पोटेशियम लवण। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट, इनका उपयोग क्या होता है, कीटाणुनाशी के रूप में, कॉपर के शुद्धिकरण में, विद्युत सेल वर्धक निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। फिर आपका है CU2O, इसका नाम बताइए आप लोग, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इनका उपयोग कहाँ पे होता है, नीला व हरा कांच के निर्माण में, पेट्रोलियम के शोधन में। हमने लास्ट लेक्चर में आपको जो कांच वाला चैप्टर, वहाँ पे किस रंग के लिए कौन से धातु की यौगिक या धातु के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। फिर आपका है जिंक जस्ता, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जस्ता चूर्ण बनाने में, मिश्र धातुओं के निर्माण में, हाइड्रोजन के निर्माण में, युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में। फिर नेक्स्ट है आपका जिंक ऑक्साइड ZNO, मलहम हो गया, चेहरे की जो क्रीम है, पोर्सेलिन, एक जो बर्तन आता है पोर्सेलिन का बर्तन बनता है उसमें चमक उत्पन्न करने के लिए, कृत्रिम दांत बनाने के लिए, जिंक ऑक्साइड। फिर आपका है जिंक क्लोराइड ZnCl2, इनसे जो है तांबा, कांच इत्यादि की जो सतह होती है उनके जोड़ने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अनार्द्र जिंक क्लोराइड जो है जल शोषक के रूप में भी उपयोग होता है, वस्त्र उद्योग में भी इनका उपयोग होता है। अब आपका आ गया पारा मरकरी, यानी एक ऐसी धातु जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, सोना चांदी के निष्कर्षण में, मरकरी वाष्प लैंप के निर्माण में। फिर आपका है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS का नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका सबसे पहला यूज देख लीजिए सिंदूर के बनाने में, औषधियों में मकर ध्वज के रूप में, जल रंग यानी वाटर कलर्स बनाने में। फिर आपका है रेड लेड Pb3O4, कांच उद्योग में फ्लिंट कांच या प्रकाशी कांच बनाने में इनका प्रयोग होता है, दोनों में। दिया सलाई उद्योग में इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा लाल पेंट बनाने में भी इनका उपयोग होता है। फिर देखिए आप फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, स्याही और मोहर साल्ट बनाने में, FeSO4.7H2O मोहर साल्ट और स्याही रंग उद्योग में, औषधि के रूप में। फिर आपका है Al2SO4 इसमें K2SO4 जोड़ देंगे तो बन जाएगा फिटकरी। तो फिटकरी बनाने में, कपड़ों की छपाई, रंगाई, अग्निशामक के रूप में। फिर नेक्स्ट आपका है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो है शुष्क सेल बनाने में इनका उपयोग होता है, ऑक्सीकारक के रूप में इनका प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, अग्निशामक के रूप में सभी लोग जानते हैं। सोडा वाटर बनाने में भी इनका प्रयोग होता है, ठोस इस्पात के बनाने में भी इनकी हेल्प ली जाती है। फास्फोरस, एक जो लाल फास्फोरस होता है उसका प्रयोग होता है दिया सलाई बनाने में, जो देखे होंगे आपने जो मसाला होता है तीलियों में। श्वेत फास्फोरस जो होते हैं आतिशबाजी के सामान बनाने में। ओजोन
ओजोन का तो एक फ़ायदा आप सभी को पता है। और बाकी देख लीजिए हमारे लिए क्या इसका उपयोग है। कीटाणुनाशी के रूप में, जल को शुद्ध करने में, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए। फिर आपका है क्लोरीन Cl2 से CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। Cl2 का उपयोग जो है रोगाणुनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इनसे फास्जीन, मस्टर्ड इत्यादि विषैली गैसें भी बनाई जाती हैं। ब्रोमीन फोटोग्राफी में प्रतिकारक के रूप में, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड आप लोग जानते होंगे, तो फोटोग्राफी हो गया। इसके अलावा आंसू लाने वाले गैसों के बनाने में। आयोडीन एक तो इससे हो गया जो आयोडेक्स बनाया जाता है, टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, दवा के रूप में यूज किया जाता है। रंजक और विस्फोटक पदार्थ बनाने में हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है गोताखोर यूज करते हैं। और इसके अलावा जो है कृत्रिम सांस के रूप में रोगियों के लिए। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों में भी हीलियम गैस भरी जाती है, जो हल्की होती हैं, उड़ने लगती हैं। आर्गन AR जो एक आर्क वेल्डिंग होती है, उसमें आर्गन का यूज किया जाता है। और जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है लगभग 1% है पूरे वायुमंडल में। आयतन के हिसाब से 1% है आपकी अक्रिय गैसें, या नोबल गैसें भी बोलते हैं, या दुर्लभ गैसें भी बोलते हैं, या शून्य समूह के गैसें भी बोलते हैं, 18वें समूह की गैसें भी बोलते हैं इनको। इनमें कोई आवेश नहीं होता, धनावेश ऋणावेश कुछ भी नहीं होता, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। तो उसी में एक आपका आर्गन है, ये आयतन के हिसाब से अपने सभी अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि जो रेडान अक्रिय गैस है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, अभी हम लोग नीचे वही पढ़ेंगे। नियॉन हवाई अड्डों पर जो है विमान चालकों को संकेत देने में चमक के द्वारा, चमकने वाले विज्ञापनों में, दीप्ति बल्बों में, इन सभी जगह जो है नियॉन का प्रयोग होता है। फिर देखिए वापस से कुछ कार्बनिक यौगिक हैं और इनके प्रयोग हैं। जैसे पहला आपका है सोडियम बेंजोएट, बहुत आसान है, सभी लोग जानते होंगे। जितने भी जो कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे मैंगो जूस हो गया या कोई सिरप वगैरह हो गया, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए इनका कई जगह प्रयोग किया जाता है। अचार, मुरब्बा हो गया, चटनी हो गया, हर जगह थोड़ा सा इनको मिक्स किया जाता है, जितनी मात्रा आवश्यक होती होगी। बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इनका भी उपयोग होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में, मूत्रीय प्रतिरोध के रूप में, श्वास नली के विष संक्रमण में। एथिलीन ग्लाइकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होगा। एंटीफ्रीज जो आपके वाहन होते हैं उसमें जो है प्रति हिम कारक के रूप में, यानी जो आपका ईंधन है वो जमने न पाए, जहाँ पे तापमान कम हो जाता है जिन क्षेत्रों में। आयोडोफॉर्म जीवाणुनाशक के रूप में। एंटीसेप्टिक जीवाणुनाशी। पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक एक चीज़ों का आप ध्यान से देखते चलिए। जब शॉर्ट सर्किट लग जाती है ना, उस आग को बुझाने के लिए इनका प्रयोग होता है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने के लिए, जो शॉर्ट सर्किट फायर होता है ना, उसको बुझाने के लिए पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में इनका प्रयोग होता है। सिट्रिक अम्ल अचार, मुरब्बा आदि के परिरक्षण में। सैलिसिलिक अम्ल एंटीपायरेटिक्स दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में इनका उपयोग होता है, सैलिसिलिक अम्ल का। नेप्थेलीन, इनकी जो गोलियां होती हैं कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते कपड़ों में। सिरका, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 से 7% जो एस्टिक अम्ल CH3COOH का विलयन होता है उसे सिरका कहा जाता है। तो खाने व खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इनका उपयोग होता है। इसके बाद देखिए ल्यूसाइड जो है जहरीली होने के कारण रासायनिक हथियारों के रूप में प्रयोज्य हैं। हालांकि प्रयोग तो होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रयोज्य हैं, प्रयोग की जा सकती हैं। क्लोरोपिक्रीन विषैली गैस जो युद्ध काल में रासायनिक हथियार के रूप में ये भी प्रयोज्य हैं, क्लोरोपिक्रीन। यूरोट्रोफिन, नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा आपको, मूत्र रोगों की दवा के रूप में। पैराल्डिहाइड हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एस्टल्डिहाइड से पैराल्डिहाइड नामक एक निद्राकारी एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स ही बोला जाता है ना संभवतः। ठीक है, आप लोग क्लियर कर दीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे। एस्पिरिन ज्वरनाशी और पीड़ाहारी दवा के रूप में। क्लोरोटोन यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा है। क्लोरल से DDT की दवा, DDT जो जीवाणुनाशी है।
गैमेक्सिन हो गया, डीडीटी हो गए ये सभी। तो डीडीटी के निर्माण में क्लोरर का उपयोग होता है। फिर एक कार्बन टेट्राक्लोराइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अग्निशामक के रूप में। इसके अलावा यूरिया आप सभी लोग जानते हैं, एथिल मरकेप्टन हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट जीवाणुनाशक के रूप में, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इथेफॉन, अगला देख लीजिए यहाँ पर, इथेफॉन। अच्छा एक छूट गया था, एथिल मरकेप्टन जो एलपीजी गैस उसके रिसाव को पता लगाने के लिए। इथेफॉन जो है फलों को पकाने के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर देख लीजिए आगे, पॉलीकार्बोनेट्स जो बुलेट प्रूफ शीशे होते हैं उनके निर्माण में इनका प्रयोग होता है, पॉलीकार्बोनेट्स का। एक कार्बोनिक अम्ल होता है पेय पदार्थों में। फिर देखिए अगला यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में आप लोग जानते होंगे। फिर है एलेथ्रीन। एलेथ्रीन का जो उपयोग होता है मच्छर भगाने वाली दवाओं के निर्माण में। और पायरेथ्रीन भी बिल्कुल उसी तरह से है जो मच्छर भगाने वाले कॉइल होते हैं उनके निर्माण में। तो एलेथ्रीन मच्छर भगाने वाली दवा और पायरेथ्रीन मच्छर भगाने वाले कॉइल के निर्माण में। बिस्फेनॉल ए पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में। बिस्फेनॉल ए पॉलीकार्बोनेट नामक, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट्स बुलेट प्रूफ शीशा या ग्लास के निर्माण में। तो पॉलीकार्बोनेट ये कैसे बनता है, बिस्फेनॉल ए से। पॉलीकार्बोनेट जो होते हैं कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक होते हैं। फिर आपका है टेट्रा एथिल लेड अपस्फोटन रोधी, यानी इनको पेट्रोल में वाहनों में जो इनके ईंधन उनमें मिलाया जाता है अपस्फोटन की दर कम करने के लिए। एस्बेस्टास बहुत अच्छा है, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं कपड़े जो उनके होते हैं वो एस्बेस्टास के बने होते हैं। ये जो है अग्निरोधी होते हैं अग्निशामक वस्त्र बनाने में। फ्रियान, सीएफसी की जगह फ्रियान का प्रयोग होने लगा है प्रशीतन में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशन में। फास्फोरिक अम्ल मृत्यु पेयों के निर्माण में। इपॉक्सी रेजिन देख लीजिए, इपॉक्सी रेजिन खाद्य पदार्थ और जो पेय होते हैं उनकी पैकिंग में जो प्रयुक्त धातु के डिब्बे के अंदर सुरक्षा लेप चढ़ाने में। ठीक है, इपॉक्सी रेजिन। एक और देख लीजिए यहाँ पर टेनिक अम्ल है, चाय में पाया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नोबल गैसेस को लेके। देखिए जो नोबल गैसें होती हैं इनके बारे में जो एक सबसे खास बात यह है कि पूरे जो वायुमंडल हमारी हवा है उसमें 1% लगभग ये पाई जाती हैं आयतन के हिसाब से। और इसमें जो रेडान हमारा है ये रेडियोधर्मी पदार्थ है, ये अक्रिय गैस होती है, कोई इन पर आवेश नहीं होता। ठीक है, इनको नोबल गैस भी कहते हैं, दुर्लभ गैसें भी कहते हैं, शून्य वर्ग की गैस भी बोलते हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे किसी भी समूह में तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आप लोग मुझे परमाणु क्रमांक बता सकते हैं फटाफट सभी के, अगर आपको पता हो तो बताएं। हीलियम का 2 होता है परमाणु क्रमांक, नियान का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टान का 36, जेनान का 54 और रेडान का 86। तो रेडान जो है एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में नहीं पाया जाता बल्कि इसको अल्प समय के लिए बनाया जाता है। घनत्व अगर आप देखेंगे तो समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर घनत्व जो है बढ़ता है। रेडान इसमें एक अपवाद है। गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ते हैं। क्वथनांक और गलनांक ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ते हैं। आया समझ में आ सभी को? आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन्स को जो निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कम ऊर्जा चाहिए होगी। तो ये आयनन ऊर्जा जो क्या होता है ये घटता है ऊपर से नीचे की तरफ आने पर। वाष्पन उष्मा इसका मान जो है बढ़ता है ऊपर से नीचे की तरफ आने पर। एंथैल्पी जो ऐसा कोई एक विशेष क्रम नहीं होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपस्थिति किस गैस की है वायुमंडल में? आर्गन की, AR की। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे उपयोग होते हैं आर्गन के। नियान का हमने एक उपयोग बताया था आपको एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डों पर। आर्गन जो है गैस के रूप में गुब्बारों में भरी जाती है, वायुयान के टायरों में गोता को यूज करते हैं। जो पेशेंट होते हैं आर्गन और प्लस ऑक्सीजन मिला करके उनको कृत्रिम श्वास दी जाती है। तो ये यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम लोग एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक पूरा कवर करेंगे, सो दैट हमारे पास जितना टाइम है एग्ज़ाम से पहले इसी टाइम में हमें
मैथ्स, साइंस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग, उसमें भी जनरल साइंस और रीजनिंग, ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग जहाँ से भी जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। कट ऑफ जो है इसमें हाई ही जाने वाला है, मतलब मेरिट हाई ही जाने वाली, कट ऑफ तो घोषित है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें।